कीजिए। नमस्कार। जीके के प्रोग्राम में एक बार फिर हम सब लोग आप लोगों के बीच हैं और अपना थर्ड एपिसोड लेकर एक बार फिर हम जीके के प्रोग्राम में, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बहुत जल्दी से बता देता हूँ कि हमारे जीके प्रोग्राम के 6 व्यू होंगे। सबसे पहले वीकली न्यूज़, हफ्ते भर की न्यूज़ हम बताएंगे। उसके बाद न्यूज़ ऑफ कैंडिडेट, हमारे जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं वो न्यूज़ को बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट आए हुए हैं वो क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस ऑफ वेबसाइट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद टुडेज टॉक और फिर उसके बाद अंत में जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं वीकली न्यूज़ पर आता हूँ। वीकली न्यूज़ में आज इस सप्ताह की न्यूज़ में है, शरीर से अक्षम लोगों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जो शरीर से विकलांग हैं जो लोग, उनके लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाए। अमेरिका में तूफान से 43 लोगों की मौत। अमेरिका में भीषण तूफान आया है और उस तूफान से 43 लोगों की मौत हो गई है। इसी तरह इंग्लैंड में बाढ़ से 35,000 घर प्रभावित हो गए हैं। मतलब वो घर कुछ बह गए हैं, कुछ टूट गए हैं, ऐसे प्रभावित घर हुए हैं जो 35,000 हैं। तो दोनों ही यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री इससे परेशान। नए आधार दर से कर्ज सस्ता होगा। यहाँ वित्त मंत्री ने बोला है कि नए आधार दर से कर्ज सस्ता हो जाएगा। अब CSET, यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है, इसमें CSET क्या होता है? ये हमारा होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो प्री परीक्षा में होता है। अब जो भी पीसीएस में भर रहे हैं उन्हें पीसीएस की प्री परीक्षा में मेरिट में नहीं बिठाया जाएगा, बल्कि 33% अंक लाने पर पास कर दिया जाएगा और सेकेंड राउंड में भेज दिया जाएगा, यानी मुख्य परीक्षा में वो पहुंच सकते हैं। तो वो क्वालिफाइंग हो गई है, वो 33% पर क्वालिफाई करके सेकेंड राउंड में पहुंच सकते हैं। मोदी ने दलित उद्योग को बढ़ावा दिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित उद्योग, उनका कहना है कि अब दलित लोग भी दूसरों से नौकरी मांगेंगे नहीं, बल्कि नौकरी पर रखेंगे। तो उस उद्योग को बढ़ावा देने का काम किया है। केंद्र सरकार ने ये मंजूरी दी है कि बिना केंद्र की इजाजत के किसी भी आईएएस ऑफिसर को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऐसी अब ये रूल बनाया गया है कि अब केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी आईएएस को निलंबित नहीं किया जा सकता। इससे नौकरशाही लोग जो ऑफिसर हैं, आईएएस हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्स होगा और वो किसी बाहरी दबाव में काम करने से बच सकेंगे। समूह ग के लिए इंटरव्यू समाप्त किया गया। यहाँ केंद्र सरकार ने समूह ग की परीक्षा में जो क्लरिकल सर्विसेज होती हैं उसमें इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है। अब केवल मेरिट के आधार पर ही परीक्षा को क्वालिफाई किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में धुनकरों को बिजली में 80% सब्सिडी, जो धुनकर लोग हैं जो धुनाई वगैरह का काम करते हैं, उन लोगों को 80% बिजली में, जिससे कि वो बिजली की खपत में परेशान ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है कि 80% की सब्सिडी दी गई है। बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 49 रुपए 5 पैसे महंगा हुआ। यहाँ वो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर जो है वो अब महंगा हो गया है, करीब लगभग 50 रुपए करीब महंगा हो गया है। और इसी के साथ अब जिन परिवार की आयु 10 लाख रुपए है, अगर किसी परिवार में कोई हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी की भी अगर आय 10 लाख से अधिक है, तो उसकी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। सर मंथली या ईयरली? पठानकोट की वायुसेना अड्डे पर
आतंकवादियों का हमला। जी हाँ, ये हुआ है कल रात, और यहाँ पर पठानकोट के एक हवाई अड्डे पर, उसके एक ऑफिस पर जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी ग्रुप है उसने हमला बोल दिया है। इसमें 6 जवान शहीद हो गए हैं और 5 आतंकवादी मारे गए हैं। सऊदी अरब के शिया धर्म गुरु अल नेम्र समेत 47 लोगों को फांसी दी गई। सऊदी अरब ने शिया ग्रुप के जो धर्म गुरु हैं अल नेम्र और उसके साथ 47 समर्थकों को आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होने का हवाला देकर फांसी की सजा सुनाई है। राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया गया है। जी हाँ, अब राष्ट्रीय निवेश एवं बुनियादी ढांचा बनाने के लिए एक वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया गया है। मराठी कवि मंगेश पडगांवकर का निधन हो गया है। पद्म भूषण से विभूषित थे ये मराठी कवि मंगेश पडगांवकर, इनका निधन हो गया है। नेपाल में मधेश राष्ट्र की मांग की गई। जी हाँ, ये एक मधेसी राष्ट्रीय मोर्चा है, इसके अध्यक्ष हैं जी.के. राउत। इन्होंने ये मांग की है कि मधेसी राज्य अलग कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त है कि वर्ल्ड बैंक में जो विश्व बैंक है उसने 5 करोड़ रुपए का भारत को ऋण देने का वादा किया है, और ये ऋण अल्पसंख्यक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए दिया जाएगा। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष श्याम बेनेगल चुने गए। सेंसर बोर्ड के नए अध्यक्ष श्याम बेनेगल, एक समिति गठित हुई है और उसमें श्याम बेनेगल को अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि सेंसर बोर्ड के सुधार के लिए जो भी संभव कार्य हैं वो किए जाएंगे। फिलहाल जो अभी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वैसे जो चीफ हैं, वो पहलाज नहलानी हैं। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को दूसरा टेस्ट 10 विकेट से हराया। यहाँ न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो वनडे श्रृंखला है वो बहुत रोमांचक स्थिति में है। पहला वाला वनडे जो हम बता रहे थे न्यूजीलैंड ने हरा दिया था, दूसरा वाला वनडे भी न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया। श्रीलंका की पूरी टीम 117 रन पर आउट हो गई, जिसे बिना कोई विकेट खोए न्यूजीलैंड ने पूरा कर दिया। लेकिन इसके आगे जो थर्ड वाला वनडे हुआ उसमें श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। 276 रन के स्कोर का पीछा करते हुए श्रीलंका ने एक नए बल्लेबाज धनुष्का तिलकरत्ने और हसन तिलकरत्ने के 92 गेंदों में 91 रन और धनुष तिलकरत्ने के 45 गेंदों में 65 रन की बदौलत ये टारगेट सिर्फ 2 विकेट पर ही हासिल कर लिया है। तो इस तरीके से अब ये श्रृंखला जो है वो 2-1 से न्यूजीलैंड के खाते में अभी है। चौथा मैच कल हुआ जो बारिश से धुल गया। अब 5वें वनडे की तलाश है कि उसमें क्या होना है। जस्टिस लैंगर जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट प्लेयर हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया का नया कोच नियुक्त किया गया है। जी हाँ, अगले साल डैरेन लेहमैन जो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच त्रिकोणीय श्रृंखला होगी, अगस्त में होने वाली है, उसके लिए लेहमैन उपलब्ध नहीं होंगे और उसकी जगह जस्टिन लैंगर को यहाँ नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान वनडे आईसीसी रैंकिंग में पहली बार टॉप 10 में। जी हाँ, आईसीसी जो रेटिंग आई है उसमें पहली बार अफगानिस्तान टॉप 10 में नंबर 10 पर काबिज है, यानी कि बरकरार है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान टॉप 10 में शामिल हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को दूसरा टेस्ट 177 रन से हरा दिया। जैसा हम बता रहे थे, पिछले सप्ताह हमने बताया था, पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 551 रन पर 3 विकेट पर उसने डिक्लेयर कर दी थी और वेस्ट इंडीज की टीम 271 पर आउट हो गई थी।
दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया ने 179 रन 3 विकेट पर बनाकर पारी घोषित कर दी और वेस्टइंडीज की पूरी टीम 282 रन पर आउट हो गई। इस तरीके से दूसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया ने 177 रन से हराकर ये टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की है। ये अजय बढ़ाता है। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 241 रन से हरा दिया। पहला टेस्ट वहां चल रहा था। पहली पारी में इंग्लैंड 303 रन पर आउट हुई थी, लेकिन जब पहली पारी साउथ अफ्रीका खेलने आई तो वो 214 रन पर ही आउट हो गई। लास्ट में चौथी पारी में साउथ अफ्रीका को 416 रन बनाने थे, लेकिन उसकी पूरी पारी 175 रन पर आउट हो गई। इसके साथ ही इस बात को कारगर करते हुए साउथ अफ्रीका ने अपने पूर्व टेस्ट और वनडे प्लेयर और एक पूर्व कप्तान ग्रेम स्मिथ को साउथ अफ्रीका क्रिकेट का सलाहकार नियुक्त किया है। बाकी खेल में इंडिया से है लक्ष्मी रतन शुक्ला। 97-98 में लक्ष्मी रतन शुक्ला ने यहाँ क्रिकेट में पदार्पण किया था ट्रॉफी से, रणजी ट्रॉफी से। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने संन्यास ले लिया है। यहाँ उन्होंने इंडिया के लिए सिर्फ 3 वनडे मैच खेले हैं, उसमें 18 रन बनाए हैं और केवल 1 विकेट लिया है। अंत में है अश्विन आईसीसी की रेटिंग में नंबर 1। पहली बार ऐसा हुआ है कि आईसीसी रेटिंग में किसी भारतीय गेंदबाज टॉप नंबर पर आया है। यहाँ आईसीसी रेटिंग में अश्विन ने स्पिन बॉलर के रूप में बेस्ट ऑलराउंडर और बेस्ट बॉलर के रूप में नंबर 1 पर काबिज हैं। ये 1973 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। सन 1973 में भारत के विशन सिंह बेदी ही ऐसे थे जो नंबर 1 पर काबिज हुए थे। उसके बाद अब अश्विन 42 साल बाद ऐसा भारत को मौका मिला है कि जब कोई गेंदबाज नंबर 1 पर काबिज हुआ है। तो ये थी सप्ताह भर की न्यूज़। तो ये थी आज की न्यूज़ और इस वीकली न्यूज़ के बाद अब हम बढ़ते हैं सेकंड व्यू की ओर, न्यूज़ ऑफ कैंडिडेट्स। तो कौन है जो न्यूज़ ऑफ कैंडिडेट्स की ओर से है हमारे साथ? हाँ बोले प्रतीक शर्मा। अब हेल्पलाइन पर इलाज की सलाह, किसी भी बीमारी से संबंधित विशेषज्ञों की सलाह पर अब घर बैठे ही मिल सकेगी। इसके लिए आपके कुछ खर्च की नहीं करना पड़ेगा, बस मोबाइल पर एक टोल फ्री नंबर चयन करना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग शीघ्र ही हेलो डॉक्टर शुरू कर रहा है। इसके तहत हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर मरीज का उसका बीमारी की ब्यौरा देखकर इलाज के लिए सलाह हासिल कर सकेगा। ऐसे काम करेगी हेलो डॉक्टर हेल्पलाइन। स्वास्थ्य विभाग की इस योजना का लाभ लेने के लिए योगी बीमारदार को नंबर डायल करना होगा 1800-180-1900 पर डायल करना होगा। इस नंबर पर पहले बीमारियों का नाम पूछा जाएगा, तभी बीमारी विशेषज्ञों से बात कराई जाएगी। विशेषज्ञ सामूहिक सलाह के साथ साथ संबंधित बीमारी का इलाज सरकारी तौर पर कहाँ मिल सकेगा, इसके बारे में भी बताएंगे। ये थी बढ़िया एक जो न्यूज़ बोली गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे देश में महिलाओं एवं पुरुष के औसत स्कूली वर्ष के बीच लगभग 2 गुना का फर्क है, जबकि वैश्विक स्तर पर महिला एवं पुरुष के बीच ये अंतर काफी कम है। भारत में औसत स्कूली वर्ष महिलाएं 3.6 वर्ष, पुरुष 7.2 वर्ष, और जबकि हम वैश्विक स्तर से देखें इस स्तर को तो महिलाएं 6.2 वर्ष और पुरुष है 7.9 वर्ष। महिलाओं एवं पुरुष की शिक्षा में इतने अंतर की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज भी देश के अधिकांश हिस्सों में बेटियों के साथ हर क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है। तो ये एक आंकड़े जो है आज मैं आप सब लोगों को अलग अलग देशों के संसद भवन के बारे में बताना चाहता हूँ। कौन सा संसद भवन पुराना है, कौन सा सबसे सुंदर है। तो इस कड़ी में दुनिया में हंगरी की संसद सबसे खूबसूरत है और आइसलैंड की प्राचीन है। हंगरी की संसद दुनिया की सबसे खूबसूरत संसद मानी जाती है। ये डान्यूब नदी पर बनी है और राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का सबसे आकर्षक स्थल है। इसका निर्माण
1885 मीन्स 1885 में शुरू हुआ और 1904 में बनकर पूरी हुई। ये हंगरी की सबसे बड़ी और लंबी इमारत है। संसद इमारत में घूमने के लिए टिकट लगता है, साथ ही अलग अलग भाषाओं के गाइड भी यहाँ मौजूद रहते हैं। आइसलैंड की संसद सबसे पुरानी है। यह संसद 930 में बनी दुनिया की पहली संसद है। इस इमारत का नाम ऑल थिंग है। इसमें 63 लोगों के बैठने की जगह है। थैंक यू। अच्छी जानकारी कि सबसे पुरानी संसद का नाम। ये एक कॉम्पिटिशन्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करें तो अच्छा है। ठीक, और आगे है। I'm having the news of Economic Times. Now make more of your PAN card. The government has mandated some changes in quoting your PAN card number. Now you need to be more particular in using your permanent account number in financial transactions. While it is compulsory for saving deposits in cooperative banks and purchases or sales of goods worth over rupees 12 lakhs or 2 lakhs, you don't need it for taking a deal phone connection. Some changes that come into effect from Jan 1. So we can use PAN card in many ways. ठीक, आगे नेक्स्ट। कोई नहीं। एवरीबॉडी, अभी मेरे आप लोगों को शायद पता हो कि अभी बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज आप लोगों को मतलब जानकर बहुत हंसी आएगी कि उपले प्रोवाइड करा रही हैं। और तो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, अब उपलों की भी बारी आ गई है। ये ऐसा हुआ क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग जो अमीर लोग हैं, जो मॉडर्न सिटीज़ में रहते हैं, या जो इंडियंस लोग हैं फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, तो हिंदू रीति रिवाज में बहुत सी जगह उपलों की ज़रूरत पड़ती है। गाय के उपलों की बहुत महत्ता होती है हिंदू रीति रिवाज की पूजाओं में। और बहुत सारे पूजा होती है, जैसे लोहड़ी का प्रोग्राम होता है, तो अब उपले प्रोवाइड कैसे हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। तो ये जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज रही, इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्या किया कि उपलों की ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दी, जिससे 25 रुपये में आपको 3 से 4 उपले उपलब्ध करा रहे हैं वो लोग। और जैसे हम और चीज़ ऑर्डर करते हैं, वैसे ही उपले भी हमारे लिए प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि हम उपले भी बहुत कीमती हो रहे हैं। बहुत अच्छा, ये इंटरेस्टिंग भी और जानकारी वाली भी। अब वंशानुगत बीमारियों का इलाज संभव। जीन में बदलाव से मिलेगा परिणाम। क्रिस्पर तकनीक से बीमारी के लिए जिम्मेदार जीन में प्रभावित संशोधन किया जाएगा, इससे रोगों के उपचार के अलावा मन मुताबिक रंग रूप के बच्चे तैयार करना भी संभव होगा। कैसे कर सकते हैं क्रिस्पर तकनीक? यह स्टार तरीके के अनुवांशिक कोड में बदल देती है। इस दौरान जीनोम में मूल पदार्थ को लक्षण बना देती है और जीन को डीएनए के स्तर पर स्थित रूप से निष्क्रिय कर देती है। सबसे पहले शुरुआत किधर से की जाए? क्वेश्चन, हाँ, देव सक्सेना। सैमसंग किस देश की कंपनी है? जापान, चाइना, साउथ कोरिया। एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट। who is the CM of Assam? इसको दोबारा करना पड़ेगा। CM of Assam. तरुण गोगोई। नेक्स्ट। एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहूंगा इधर। या इंटरनेट की जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट। आप लोग तो किसे? लगभग चलाते हैं काफी लोग। क्या कोई बता सकता है? अच्छा प्रश्न। Bladders. नो। कोई नहीं, बोलो। विंड सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। एक बार pardon. विंड सर्फ। Wind surf. विंड, हाँ, VINTCERF। ये अमेरिकन के होंगे ये? और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। मोबाइल
सब लोग अधिकतर चलाते हैं, उनके जनक कौन है? फादर ऑफ मोबाइल। नहीं। यहाँ बोलिए। मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर उसके उनके जनक है। ये भी अमेरिका से? अमेरिका से? एनी क्वेश्चन किसी के पास है? नेक्स्ट। ट्विंकल ट्विंकल पोयम किसने लिखी है? बहुत फेमस पोयम है, शायद ही कोई ऐसा होगा किसने जिसने नहीं ना- पढ़ी होगी। ना गाई हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पोयम किसकी लिखी हुई है? पोएट्री। बोले। एन टेलर और जेन टेलर। ये तो सिस्टर थी, टेलर सिस्टर। तो टेलर सिस्टर्स में एन टेलर और जेन टेलर दो सिस्टर थी, उन्होंने मिलकर इस पोएम को लिखा। नेक्स्ट। और कोई? सबसे पहले फिल्म के पोस्टर किसने तैयार किए? सबसे पहले पोस्टर किसने तैयार किया? कंपनी का नाम? नहीं, कोई था जिसने तैयार किए थे फिल्म पोस्टर। सबसे पहले जब फिल्मों का शुरू में प्रचार हुआ तो वो पोस्टर से ही प्रचार किए जाते थे, और इंटरनेट वगैरह तो नहीं था, तो पोस्टर लगते थे, जैसे अभी तक भी रहा है, तो अभी लगते हैं पोस्टर। तो वो पोस्टर पहले जो शुरुआत हुई, सबसे पहले किसने पोस्टर बनाकर फिल्मों का प्रचार किया? बाबू भाई मिस्त्री। हाँ, ऐसा हुआ कि जब वो फिल्में शुरुआत में हुई और लगाते थे तो उस फिल्मों का लोगों को पता नहीं चलता था, क्योंकि इतनी ज्यादा सूचना प्रसारण वगैरह था नहीं। तो वो फिल्म का एक प्रमोशन करने के बाद उसका प्रचार किया करते थे। अब प्रचार कैसे करें, तो पोस्टर में होता था। तो सबसे पहले बाबू भाई मिस्त्री जो थे वो डायरेक्टर भी थे और पोस्टर भी खुद बनाते थे, बहुत अच्छे पेंटर थे। तो वो अपनी फिल्मों के पोस्टर बनाते थे और वो दीवारों पर चिपकवा दिया करते थे, उससे प्रचार होता था। धीरे धीरे प्रचार बढ़ने लगा, और ये बढ़ते बढ़ते ये प्रचार जो था वो ऐसा पहुंच गया कि अब वो पोस्टर बनने के लिए कला हो गई, नए नए पेंटर तैयार होने लगे। इसी बात पर मुझे एक बात ध्यान आई, मैं इस पे थोड़ा सा और पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं आउटडोर शूटिंग कब से शुरू हुई? स्टार्टिंग से फिल्मों की। हाँ, स्टार्टिंग से फिल्मों की। आउटडोर शूटिंग का मतलब होता है जैसे यहाँ पर है और वहीं कहीं विदेश में जाके करें। होता क्या था कि पहले इतने अच्छे कैमरे नहीं थे, तो क्या होता था, जिस मौसम को दिखाना होता था उस मौसम के लिए उस मौसम वाले जगह पर जाना पड़ता था। जैसे हवा को दिखाना है तो यहाँ हवा नहीं चल रही है, तो जिस जगह हवा चल रही होती थी वहां जाना होता था। तो दूसरे शहर में अगर हवा चल रही होती थी तो झंडा फहरा के वहां दिखाना होता था। तो आउटडोर फिल्मों की शूटिंग शुरुआत से ही रही। ठीक, और कोई? हाँ, या भारत की चैट एप्लीकेशन कौन सी है जिससे हम चैट कर सकते हैं और इंडिया मेड है वो? हाइक। व्यू। हाइक। हाइक। यस, हाइक। अंतरिक्ष। हेलो। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में बात करने के लिए किस टाइप की वेव्स का यूज़ करते हैं? एक वेव्स का यूज़ किया जाता है, जैसे हम यहाँ बात करते हैं वैसे बात नहीं की जा सकती अंतरिक्ष में, तो वहाँ वेव्स की शुरुआत की जाती, तो किस टाइप की वेव्स का यूज़ करते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो बोलो। So I'm telling रेडियो वेव्स के थ्रू हम जो है कम्युनिकेशन करते हैं अंतरिक्ष में। इसमें हाँ बोलो। हाई कोर्ट के जजेस कौन सी एज में रिटायर होते हैं? हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज क्या है? 62 इयर्स। भारत के अलावा 15 अगस्त को और कौन सा देश आजाद हुआ? साउथ कोरिया। लोग यहाँ नॉलेज बढ़ा रहे हैं और हो रहा है। खैर, ये थे क्वेश्चंस ऑफ कैंडिडेट, और अब हम क्वेश्चंस ऑफ वेबसाइट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हम हर सब्जेक्ट पर क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले मैं जो क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा वो है, धन्वंतरी का नाम शायद सबने सुना होगा। धन्वंतरी कौन था, पहले तो ये बोले। आयुर्वेद के जनक। आयुर्वेद मतलब एक, जैसे हम कहें कि जो जितने भी हमारे जो वैद हैं इन सबके जनक जो है वो धन्वंतरी को माना गया। धन्वंतरी किस राजा के दरबार में था, किसका समकालीन था?
धनवंतरी वैद्य के रूप में, जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उन सबके पितामह धनवंतरी हैं। वर्ल्ड में जितने भी डॉक्टर हैं उन सबका, तो वो धनवंतरी किस राजा के दरबार में थे? वो उनके दरबार में, थोड़ा सा और आसान कर दूं तो आसान कर दूं कि वो उनके दरबार के नवरत्न में से एक थे। एकदम अकबर का, नो अकबर नहीं। बोले, सोचे, बोले। एक और के थे नवरत्न। बहुत आसान हो जाएगा। हिस्ट्री में 2 ही इंडिया में ऐसे राजा हुए हैं जो जिनके दरबार में नवरत्न रहे हैं। नवरत्न 2 ही लोगों ने बनाए हैं, एक तो अकबर और दूसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, उनके समकालीन थे धनवंतरी। आगे है, भारतीय इतिहास में किसको गुलामों का शौकीन कहा जाता है? उसके पास बहुत सारे गुलाम रहते थे और वो उसे गुलाम रखने का बहुत शौक था। और इजी कर दूं क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत से है वो। कुतुबुद्दीन ऐबक। ना, वो कौन सारे नाम निकलेंगे, लेकिन ये तो दबिश नहीं था। खैर, तो वो एक ऐसा राजा था जिसे सबसे ज्यादा गुलाम रखने का शौक था। वो बड़े महंगे महंगे, उसने पूरा एक महल बनवाया था, उसमें वो गुलामों को रखता था। अकबर? नहीं, दिल्ली सल्तनत से है, मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया है। वो दिल्ली सल्तनत से मतलब 1200 से 1526 के बीच का कोई पीरियड। हिस्ट्री वाला कोई बता सकता? निजामुद्दीन मोहम्मद बिन करीब तो पहुंचे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन तुगलक। अब अटकलें लगने लगे, इसलिए बोल दूं है। फिरोज तुगलक, तुगलक वंश का ये राजा फिरोज तुगलक जो था, ये गुलामों का शौकीन माना जाता है। हिस्ट्री साइंस वाले बंदों की। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज होने वाली है, और वो मूवी बहुत प्रसिद्ध एक राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस, उनका एक नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उस पर आधारित है। उस मूवी का नाम क्या है? पकड़ लिया, फितूर जो मूवी है वो चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन पर आधारित है। अच्छा, इससे ही थोड़ा सा और आगे कि एक हमारे एक मूवी बनी थी 60 के दशक में, नाम था गाइड। वो गाइड भी किसी एक राइटर ने लिखी थी। उस राइटर का नाम क्या था? उसकी नॉवेल पर बनी हुई है, एक इंग्लिश राइटर ही है। मैं यहाँ इंग्लिश लिटरेचर पर आया हूँ इस समय क्वेश्चन पूछते हुए। तो ये इंग्लिश राइटर कौन था? उस इंग्लिश राइटर की इस नॉवेल पर बनी गई ये बहुत फेमस मल्टी स्टारर और बहुत सुपरहिट मूवी थी गाइड। लेकिन ये इस गाइड नाम से ही उसने नॉवेल लिखी थी। वो नॉवेल कौन सी थी? किसने लिखी थी वो नॉवेल? एक भारतीय राइटर हैं जो इंग्लिश के ग्रेट राइटर माने जाते हैं, R.K. नारायणन। ये उनकी एक स्टोरी थी, उनका नॉवेल था गाइड, उस पर बनी हुई एक स्टोरी थी। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सर दोबारा एक बार। भारतीय शैवाल विज्ञान, शैवाल समझते हैं, जो शैवाल है उसके बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा खोजबीन की है और उन्हें भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये कौन है? सर ये समुद्र में होती है ना शैवाल? शैवाल तो कहीं भी पानी की जगह होती है, पानी के साथ, यहाँ पे पानी होता है। कहीं भी पानी शैवाल पाया जाता है। शैवाल बोलते हैं एल्गोलॉजी, ये शैवाल विज्ञान कहलाता है। हरे कलर से होती है, काई टाइप की भी होती है। तो किसे कहा जाता है? OMP आयंगार को। और ही साइंस से एक और, किस वनस्पति से आयोडीन बनाई जाती है? समुद्री घास से। या क्या बात है, समुद्री घास से आयोडीन बनाई जाती है। ओ हेनरी
इंग्लिश के एक बहुत बड़े राइटर हैं, इनका रियल नेम क्या है? विलियम सिडनी पोर्टर। विलियम सिडनी पोर्टर। वो हेनरी क्यों कहते हैं फिर सर इन्हें? ओ हेनरी इनका निक नेम था, और ये निक नेम से ओ हेनरी के नाम से अपनी स्टोरी लिखते हैं, और इंग्लिश स्टोरी के लोग इन्हें किंग मानते हैं। एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, लिटरेचर के लिए। 1913 में मिला था शायद। हाँ 1913 में मिला था। ये तो आसान से आ गए, लगता है पकड़ने लगे आंसर को, तो फिर जरा थोड़ा सा फिर बढ़ते हैं। सन 2016 में ओलंपिक होने हैं, लेकिन कहाँ? रियो ब्राजील के रियो में। ब्राजील के रियो में होने। आधा आधा आंसर दोनों ने मिलकर बोल दिया। शायद रियो वालों को ब्राजील नहीं पता होगा, और शायद ब्राजील वालों को रियो नहीं पता होगा, शायद पता है। चलो खैर, अब तो बोलोगे। ठीक, कोई नहीं, कोई बात नहीं, अगर पता है अच्छी बात है। तो आगे आता है कि सूरज का सातवां घोड़ा एक नॉवेल है, ये हिंदी में लिखी हुई। इस पर एक मूवी भी बनी है इसी नाम से, सूरज का सातवां घोड़ा। ये किसकी लिखी हुई है? नो सर कौन सी मूवी बनी है? सूरज का सातवां घोड़ा मूवी का नाम है ये? मूवी का नाम भी है, और उस नॉवेल का नाम भी यही था। और बता दूं, शाम्या नेगल की बनाई हुई है। शाम्या नेगल, गोविंद नहलानी, इन लोगों के सहयोग से ही बनी है वो मूवी। धर्मवीर भारती की लिखी हुई है ये। धर्मवीर भारती शायद स्पोर्ट्स में है, तो धर्मवीर भारती ने ये नॉवेल लिखा था, उस पर बनी हुई है। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के प्रसिद्ध कवि किस राजा के समकालीन थे? किस राजा के दरबारी कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी किस राजा के दरबारी कवि थे? ध्यान कीजिए, आसान कर दूं? कर दीजिए सर। इन्होंने पद्मावत लिखा है, शायद पहचान जाओ। सर ये तो सुना पद्मावत से नहीं पहचाने? नहीं वो सर। तो पता है, लिखा है लेकिन पद्मावत किस पर आधारित है? पद्मावत किस पर आधारित है? अपने आंसर को ढूंढा कीजिए, और ये मैं सभी जो भी देख रहे हैं उस आंसर को उससे ढूंढा कीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी पद्मावत। पद्मावत में किसका वर्णन है? रानी पद्मावती। रानी पद्मावती का या औरंगजेब, तो औरंगजेब के समकालीन था उसके दौरान, क्योंकि पद्मावती जो थी उसका हस्बैंड जो रतन सिंह था, उसकी अलाउद्दीन खिलजी से ही लड़ाई हुई थी, तो उसी से 2020 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? भारत में। भारत में होने वाला है। सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भूटान। नो। सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ब्राजील। वैकेटिन सिटी। वैकेटिन सिटी एक ऐसा देश है, उसकी जनसंख्या लगभग 1000 है। पोप फ्रांसिस वहीं से हैं। हाँ, वैकेटिन सिटी। और शायद यहाँ पर सारे पुरुष ही हैं, मतलब आदमी ही हैं। पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है, महिलाओं की संख्या बहुत कम है। हाँ, बहुत। मतलब ना के बराबर, जैसा आप कह रहे हो। आगे है कि किस देश के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है? अनरिटन। किस देश के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है? ब्रिटेन। बोले मेरी जवान पे था। तो क्या बोलूं? ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। पक्का नहीं। एक थोड़ा सा कॉमर्स से, पता नहीं कौन है यार, कॉमर्स पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी ये है ना शायद। तो प्रधानमंत्री राहत निधि और प्रधानमंत्री सूखा राहत निधि के अंतर्गत
किसी व्यक्ति की वार्षिक आय पर आयकर से कितने प्रतिशत की छूट मिलती है? अगर कहीं सूखा हो जाए या कहीं राहत कुछ देनी हो प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री राहत कोष से जब दी जाती है कोई किसी कर्ज पर, तो कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? 50%। नो 25 इधर उधर बढ़ते जा रहा है। 75। जी हाँ, 100%। उसमें आयकर पर जो आयकर लगता है, जो आयकर जितनी भी उसकी आय होगी उसके आय पर जो कर लगता है उसमें 100% की छूट होती है। ये थे आज के क्वेश्चंस ऑफ वेबसाइट। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट व्यू की ओर। टुडे स्टॉक में आज मैं बताता हूं आज की बात में रूस के इतिहास के बारे में। रूस में एक राजवंश था, उसका नाम था रोमनाव। रोमनाव राजवंश बड़े बड़े राजाओं के नाम से जाना गया और इसमें बड़े महान महान राजा हुए। इसी में एक राजा था थियोडोर। थियोडोर ने पब्लिक की भलाई के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, रूस को नए आयाम को तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। सन 1589 में 1589 में थियोडोर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा पीटर राजगद्दी पर बैठा। जब वो राजगद्दी पर बैठा तो बहुत ज्यादा क्रोधी, बहुत ही ज्यादा सावधानी, बहुत ही ज्यादा अननोन सा अयोग्य से राजा के रूप में जाना गया। पब्लिक में भी और दरबारियों में भी कोई भी उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। लोग उसको मूर्ख राजा के नाम से जानते थे। लेकिन वही पीटर बाद में रूस में पीटर महान के नाम से जाना गया और उसने रूस को आधुनिकता के दौर में पहुंचा दिया। पीटर महान को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। जो रूस आज है, जिस समय पीटर राजा हुआ उस समय रूस एशिया के पूर्वी देशों की तरह रूढ़िवादी था। वहां लोग का पहनावा, वहां के लोगों का रहन सहन और सोच पुराने तरीके की थी। जिस तरीके से 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण चल रहा था, उसने उसको कैच किया, उसको पकड़ा और उसके बाद पीटर ने पूरे रूस को आधुनिक करने की सोच ली और इस आधुनिक तरीके को अपनाने के लिए उसने लोगों के पहनावे में बदलाव कर दिया। उसने दरबारियों के कपड़े पहनने के ढंग बदल दिए। और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग घटना ये कि वो इतिहास का पहला राजा हुआ कि जिसने लोगों को दाढ़ी काटने की अनुमति दी और जिसको दाढ़ी रखनी होती थी उसे टैक्स देना पड़ता था। ये वो राजा था। क्यों उसने ऐसा इसलिए किया? क्योंकि रूस जो था वो बहुत रूढ़िवादी होता जा रहा था और वो रूस को जो पश्चिमी देश थे, यूरोपियन देश थे, उनके साथ जोड़ना चाहता था। तो उसका ये मानना था कि जैसे कपड़े पहनेंगे, जैसे हम वेशभूषा में रहेंगे, हमारा दिमाग वैसे ही सोचेगा। इसलिए आधुनिक कपड़े पहने, आधुनिकता में रहें, जिससे हमारे दिमाग में हमेशा ये रहे कि हम आधुनिकता की ओर हैं, हमें नए नए आयाम अपनाने हैं। और इसको अपनाने के लिए उसने दाढ़ी पर कर लगाया था और इसके बाद उसने रूस को नए आयामों तक पहुंचाया और आधुनिक रूस जो आज आप देखते हैं उसका निर्माता वही है। ये थी टुडेज टॉक। थैंक यू सर। तो अब चलते हैं जीटी ग्रुप डिस्कशन। और जैसे हमने पिछली बार बताया था, आज हमारी जीटी का टॉपिक है कि क्या भारत में शिक्षा का बढ़ता हुआ जो स्तर है, जैसे हमारे यहाँ पहले किसी समय में हमारे यहाँ शिक्षा जो थी वो 50% थी, हमारे जो भी नागरिक थे 50% साक्षर थे। उसके बाद हम 60%, 64% और अब इस समय हम
कितने परसेंट है? 74 पॉइंट समथिंग। हाँ 74% समथिंग है। लेकिन क्या ये जो प्रतिशत बढ़ी है, क्या ये बढ़ता हुआ प्रतिशत क्या संतोषजनक है? क्या शिक्षा को सेटिस्फाई कर रहा है? इस पर हम जीडी पर चलते हैं। सबसे पहले हम ये बात बताएं कि हमारे जो भी शिक्षा के लिए बहुत बड़े आयाम शुरू हो रहे हैं, बहुत सारी बातें शुरू हो रही हैं। हमने तरह तरीके से मिड डे मील और जाने क्या क्या शिक्षा के लिए करना शुरू कर दिया है। और अब हम कहते हैं कि कागज़ों पर तो बोलूँगा वैसे तो कि कागज़ों पर तो हम 64% हैं ही, लेकिन क्या ये 74% है? 74% है तो हम 74% तो हम कागज़ों पर हैं ही, तो लेकिन क्या ये हमको शिक्षा के क्षेत्र में सेटिस्फाई करता है? तो क्या कहना चाहेंगे, बोले। यस सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जहाँ तक मैं जानता हूँ जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद 1950 में ये आंकड़ा लगाया गया कि भारत में साक्षरता कितनी है, तब 18.5% भारत की साक्षरता दर थी। और जो आज हम देखते हैं 74% है। ये साक्षरता तो बढ़ी है, कैसे कैसे बढ़ी है, पॉलिटिक्स के जरिए बढ़ी, कैसे बढ़ी है, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन इसके पीछे यदि हम ये जानना चाहें कि इससे हमें लाभ कितना मिला है, मतलब रियलिटी कितनी है इसमें, तो इसमें रियलिटी तो खैर बहुत कम है। लेकिन हम बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि स्थिति बिल्कुल ही खराब है, गड्ढे में है, बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत स्थिति तक बहुत खराब दुर्दशा अभी है, लेकिन अब बहुत तेजी से मीन्स अभी पिछले एक दशक से बहुत तेजी से इसमें काम भी हुआ है और बहुत सारे नए नए प्रयोग किए गए हैं इसमें, किस तरह से हम जो हमारी एजुकेशन उसमें क्वालिटी को बढ़ाएं और बिजनेस पर्पस से बनाएं। क्योंकि पहले की जो एक दशक पहले की यदि हम बात करें आज से, तो जो साक्षरता तो बढ़ रही थी बट उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था स्टूडेंट्स को। बिजनेस पर्पस पे तो मैं यही कहूंगी कि मतलब जैसे कि अगर कोई भी मतलब न्यू कोर्सेज करते हैं लोग, जैसे कि आज के नई जनरेशन है तो यूपीटीयू या फिर पॉलिटेक्निक वगैरह भर रही है, तो वो इसीलिए सोचते हैं इसे भरने के लिए कि वो आगे जाके जॉब कर सकें, सेटल हो सकें। कोई ये नहीं सोचता कि वो अपना बिजनेस करेंगे तो मतलब दूसरों अपनी बेरोजगारी जो अपने देश में फैली हुई है उसे दूर कर सकें। तो उसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा इसके ऊपर। जैसे आपने बिजनेस के ऊपर एक पॉइंट दिया था, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी। नहीं, आप ठीक बोली। मैंने जैसे बोला कि बहुत स्थिति खराब थी, लेकिन अभी हम देखें तो बहुत सारे इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। मीन्स दैट जैसे अभी हाल फिलहाल में न्यू हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौशल प्रशिक्षण प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसके अकॉर्डिंग जो है किस तरह से हम जो है एक तरह से फैक्ट्री ना बने स्कूल कॉलेजेस, तो उसमें किस तरह से टेक्निकल वर्क को बढ़ावा दिया, जिससे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो आगे बढ़ के या तो रोजगार मतलब लेने के लिए तैयार हों। क्योंकि होता क्या था, बहुत सारी कंपनीज थी आती थी कॉलेजेस में, वो तो बोलती थी कि ये हमारे अकॉर्डिंग स्टूडेंट है ही नहीं, हम इसे कैसे ले लें। तो अब गवर्नमेंट ने इस बात को देखा कि भाई साक्षरता तो खूब धनाधन बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि स्टूडेंट तो हमारे पास मतलब हम जानते हैं 65% युवा हैं हमारे देश में, पूरे सबसे ज़्यादा इंडिया रखता है युवा। तो ऐसी क्या परेशानी, तो उस पर एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि कौशल प्रशिक्षण एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। लेकिन युवा ट्रेनिंग के लिए जाते ही कब है? अब जैसे कौशल विकास का कोई भरवा रहा है तो पहले तो उन्हें अटेंटिव होना चाहिए कि हम ये सुने, टीचर्स जो कह रहे हैं उस पे पूरा फोकस दें। मोस्टली लोगों को अभी तक कौशल विकास के बारे में भी नहीं पता है। हाँ, इनफैक्ट मुझे भी अभी लास्ट वीक पता चला कि कौशल विकास योजना भी एक योजना चल रही है। लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। दूसरी बात, हम ये कौशल विकास वगैरह चला रहे हैं, इससे कोई मतलब बहुत बेनिफिट हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, हमारे जो शिक्षा के स्तर है, तो खाली हमारे यहाँ जितने भी होते हैं मिड डे मील, आंगनबाड़ी वगैरह, तो इसमें सिर्फ प्राइमरी शिक्षा दी जाती है, उच्च शिक्षा के बारे में कोई नहीं सोचता। कॉम्पिटिशन की तैयारी कराने के लिए कोई स्तर पे नहीं आता है। विश्वविद्यालय छोटे शहरों में एक एक विश्वविद्यालय भी नहीं है, जो बच्चे इधर उधर मारे फारे फिरते हैं। अब रामपुर में ही कह सकते हैं सिर्फ 2 हैं, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे भी का एडमिशन नहीं हो पाता, और जिनका होता है उनके मन के अकॉर्डिंग उन्हें सब्जेक्ट नहीं पे मिलवाते। कहीं म्यूजिक नहीं है तो होम साइंस। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँ, जो आप लोग बोल रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने प्लानिंग नहीं करी है या रिसोर्सेज नहीं है, वो सब है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जैसे सर ने बोला कि ऑन पेपर तो बहुत बढ़िया होता है, एक्यूरेसी के साथ, बट एक्चुअल में कितना होता है वो
मोटो करता है, वो इम्पोर्टेंस रखता है, तो वो आप बिल्कुल ठीक करें। मैं उससे सहमत हूँ कि नीचे धरातल पे बहुत कम अभी पहुँच पा रहा है। अब जैसे कौशल प्रशिक्षण की बात करें, आपको जैसे आप बोल रही हैं मेरे को नहीं पता खुद, मैं मानता हूँ आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये अभी एक नई तरह की स्कीम है और अभी बहुत इसे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है नहीं पता चल पाए, आपको पता चल जाएगा, या मैं बता दूंगा जैसे मेरे को पता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप बताओगे ना? नहीं तो मैं बता रहा हूँ, देखिए इंडिया में नहीं, इसको आप स्प्रेड कर सकते हो अकेले। नहीं देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ओके, ये स्टेट लेवल पे नहीं है, ये मोदी जी ने शुरू की है कि किस तरह से हम अपने युवाओं को बिजनेस पर्पज से बनाए, मतलब या तो जॉब दें या जॉब कैसे पाए वो, ठीक है। तो कहीं कहीं भटक रहा फिर से बात। जो मेरा जो मुद्दा था जिस पर हम बात करने को कह रहे थे वो ये थे कि जो भी हमने 74% जो भी शिक्षित हुए हैं, वो हम बात ये कहना चाह रहे हैं, बात ये नहीं कि क्या सब नौकरी के लिए तो नहीं पढ़ते, जो भी साक्षर हुए हैं और उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो 5वीं पास हैं, वो तो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो तो कृषि कर रहे हैं। अब वो बात ये नहीं होती है कि वो उन्हें नौकरी मिल रही है तब सेटिस्फैक्शन है, नौकरी नहीं मिल रही है कुछ तब भी सेटिस्फाई है क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं। बात ये आ रही है कि जो हमारा एक मिशन था कि सब शिक्षित हों, पिछली बार कैलाश सत्यार्थी को इतना बड़ा अवार्ड दिया गया और नोबेल पुरस्कार के जरिए से मतलब आगे उन्होंने जो किशोरों की शिक्षा थी उस पर जोर दिया गया। क्या वो शिक्षा जो पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही है? मैं सर इसके लिए कुछ कहना चाहूंगी। जैसे ये आंगनवाड़ी स्कूल वगैरह खोले गए हैं, इसमें जो टीचर्स हैं उन्हें खुद को मतलब इतनी नॉलेज नहीं है, वो बच्चों को क्या नॉलेज ब्लेम लगा रहा हूं, ब्लेम नहीं सर, ये एक रिसर्च में मतलब एक वो है, फैक्ट है। अभी कुछ टाइम पहले एक हुआ था सर्वे, उसमें मतलब उन टीचर से पूछा गया या ये संविधान किसने लिखा है, कुछ ने जवाब दिया सुभाष चंद्र बोस, कुछ ने दिया महात्मा गांधी, और उनसे पूछा गया है भीमराव अम्बेडकर कौन है, होंगे कोई हमें नहीं पता, शायद फ्रीडम फाइटर हों या कोई नेता वगैरह होंगे। यस यस, जिन्हें ये नहीं पता वो और वो क्या लेकिन हम क्वालिफाइड नहीं कह सकते। देखिए मैं स्टार्ट दे रहा हूं आपको, सुनिए सिर्फ पेपर्स पे एक डिग्री दे रहे हैं, क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं। ये बंदा आज जो पढ़ रहा है, ये कहीं जाकर जब किसी आईपीएस की सीएस किसी एग्जाम में बैठेगा तो ये सिर्फ 0 लेवल पर होगा। सिर्फ ये पढ़ाई का नाम होगा कि 75 हो गई, 76 हो गई है, सिर्फ परसेंटेज बढ़ाएगा, इसमें नॉलेज कुछ नहीं है। इसी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जो बात आई है ये पॉइंट निकल कर आया है कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए आपने जो बोला मैं इसमें बताऊं, आगे सपोज हम परसेंटेज में यदि बात करें तो इसमें से 70% की यदि बात 70% तक स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। अभी पूरी खराब नहीं बोले क्योंकि ऐसा नहीं, क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हम देख भी रहे हैं। तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसके पीछे भी कारण होंगे भाई, ऐसा तो है नहीं फालतू फंड में बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। तो 70% तक स्थिति खराब है। जैसे आप बोलिए आंगनबाड़ी आप लेवल पे यदि बात करते हैं, ठीक बोले कि जब गुरु ही ठीक नहीं होगा तो स्टूडेंट कैसे आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। आंगनबाड़ी की बात ही नहीं है, कॉलेज में भी ऐसे एक नीचे इस तरह से लेके चलते हैं, एक मिड डे मील जो आपने योजना बोला उस पर बात करेंगे प्राइमरी स्कूल के लेवल पे, ठीक है। बिल्कुल सही बोले कि वहाँ पर जो है क्वालिटी के साथ लोग पहुँचे जिससे स्टूडेंट अच्छे बने। और वो कैसे होगा, देखिए फिर इसके पीछे बहुत सारे कारण जुड़े हुए होते हैं, पॉलिटिक्स कारण है और भी बहुत सारे रीजन होते हैं कि खराब क्वालिटी पहुंच ही रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो इसको रोकना होगा, क्योंकि बच्चों को तो पढ़ना है ना, उन्हें तो अकल है नहीं कि हमें कौन पढ़ाए, भाई कोई गलत इंसान पढ़ाएगा तो वो गलत बन जाएंगे। स्तर नहीं है ये अच्छा, ये मतलब डेवलपमेंट सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। नहीं डेवलपमेंट की बात करें, देखिए अभी इसरो ने 2013 में हम मंगल पे हमने यान भेजा, 420 करोड़ की लागत आई उसमें। वो दुनिया की और कंपैरिजन यदि हम बात करेंगे, जैसे और 4-5 देश पहुंचे, अमेरिका, चीन और रूस वगैरह, तो वो कई गुना आगे पहुंचे। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, हम पहुंचे, ठीक नहीं थी, इस बात को तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे, तभी तो पहुंचे होंगे। कई गुना लागत लगाई थी अमेरिका ने उस मंगल तक अपना यान भेजने के लिए, जो हमने 420 करोड़ में कमाल कर दिखाया। तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है कि इससे पता चलता है कि हमारे देशों में उपलब्धि हो रही है, मतलब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहती ये उपलब्धि की बात अगर करूं तो ये उपलब्धि सर हुई तो तभी जब हमारे पास क्वालिटी है। ये उपलब्धि पहले थी, ये उपलब्धि तब भी थी जब राकेश शर्मा चंद्रमा पर गए थे, तब तो परसेंटेज शिक्षा की इतनी नहीं थी।
Yes. और मैं तब ये से आप मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, आप शिक्षित किसे कहते हैं? एक प्राइमरी में जो पढ़ा रहा है, मतलब जो पढ़ रहे हैं बच्चे, आप उनको शिक्षित कहेंगे फिर? नहीं शिक्षित कहेंगे उन्हें, क्वालिफाइड नहीं कहेंगे हम। देखिए हम मैं बता रहा हूँ, इसके लिए मैं बताऊंगा इसके लिए, जैसे अगर 74 तक शिक्षित हो चुके हैं लगभग, ये तो साक्षर है। 24, तो मैं कहूंगा 26 जो है, 26 अभी नहीं हुए वो उनमें आते हैं। 26 जो अभी साक्षर नहीं हुए, यानी शिक्षित चल रही है वो हो रहा है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगी 74% जो है ना, ये भी सिर्फ एजुकेटेड है, नॉट क्वालिफाइड। ये क्वालिफाइड नहीं है। एक बात कहना चाहूंगा, आप कैसे कह सकते हैं, क्वालिफाइड बहुत सारे नहीं लोग कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ खुशी कॉलेज है। मैं इसका वो दे सकती हूँ आपको एग्जाम्पल, जैसे कि कल प्रैक्टिकल था वहाँ पे गर्ल्स का बायोलॉजी रिलेटेड, तो उन्होंने एग्जामिनर से, मतलब एग्जामिनर आने वाले थे, तो उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट अपने घर से खाना लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे स्टूडेंट्स अपने घर से खाना एग्जामिनर को खिलाने के लिए? पागल बैठे हैं हम? अपने घर में खाना बना के और जैसे कि भैया ने हाँ, बायो के प्रैक्टिकल वालों से कॉलेज में खाना पकाने नहीं आते, लेडीज को आप कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते हो। सबसे पहली बात ये आ गई है। ठीक है, आप देखिए, आप एक ही तरफ देख रहे हैं सिक्के के दोनों पहले। देखिए, आप जो है केवल ये जो बात कर रहे हैं केवल सरकारी लेवल पे बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में और प्राइमरी लेवल पे। देखिए और भी बहुत सारे हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस हैं। देखिए ये आंकड़े भी सरकार के दिए हुए ही हैं। और सर मैं इसलिए कहना चाहूंगा, देखिए सर, शुद्धता 100% किसी में नहीं होती। 98 जैसे तांबे को हम शुद्ध करते हैं, 99.9 रह जाता है, यानी गड़बड़ कुछ तो रहती है, ये उनमें आता है, गड़बड़ी में आता है, ये जो अशुद्धता रहती है उनमें आता है। ये आपने बात अभी हमने बात करी गवर्नमेंट सेक्टर की, हम प्राइवेट सेक्टर की और देखें, जैसे हमारे पास बहुत सारे स्कूल हैं और इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम में और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, स्टिफनेस भी है, और वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर आएगा तो उसे स्टूडेंट्स अपने घर से दे रहे हैं। और ये जो प्राइवेट सेक्टर देखिए मैं उस प्रश्न में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वालिफाइड, चलो अलग हो गई क्वालिफिकेशन मैं बात और ये एजुकेशन की, उसकी जो बात मेरे करते हैं। कहने की बात है वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम 74% जो परसेंटेज हमने लगा दी है, क्या ये 74% शिक्षित व्यक्तियों को देश में ला रहे हैं, साक्षर लोगों को देश में ला रहे हैं? मुद्दा यहाँ है। जैसा कि अभी भैया ने कहा पहले हम 50% थे। वहाँ पर गए मंगल ग्रह पर, तो ऐसे मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हमारे देश में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई एजुकेटेड नहीं है, कोई क्वालिफाइड नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग भी इंडिया में हैं, लेकिन थे मेरा मिस भाई, और लेकिन जो ये लेवल जो बढ़ रहा है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बढ़ रहा है, मैं एग्री हूँ इससे, लेकिन ये सब क्वेश्चन है। आप ये कहना चाह रहे हैं जो रेशियो जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए, देखिए वो अब बढ़ रहा है, अब स्लो है। करने का इनका कहने का एक मिनट मैं क्लियर कर दूं। इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो रेशियो दिख रहा है 74%, अब तक ये जो हो चुका है ना, हाँ, जो उसके बारे में हो बात चुका कर है। रहे हैं, ना कि अब बढ़ रहा है उसके बारे में। नहीं, जो कुछ भी आगे के लिए होगा, आगे के लिए होगा, उसमें सुधार कर सकते हैं। जस्ट मिनट, तो एक बात है, वो ये कहना चाह रहे हैं 50% से हम 74% पर आए हैं। ठीक, तो ये जो बढ़ता हुआ आया है 50% से जो 74% पर जो बढ़ता हुआ आया है, क्या लोगों के माइंड में, क्या लोगों के दैनिक जीवन में, क्या लोगों के काम में इस परसेंटेज से शिक्षा भी बढ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 50% से 74% तक हम कागजों पर आए और हमने लिखा कि इतने लोग साक्षर हो गए। क्या 50% से 74% तक लोगों के माइंड में, लोगों के काम में भी शिक्षा बढ़ी है या नहीं? क्यों बढ़ी है ना सर, बिल्कुल बढ़ी है। इस बात पर मुद्दे पे बात करनी है। देखिए यदि आप इस तरह की बात करें तो हम इसका उत्तर ये देंगे कि 74% में से हाँ बहुत सारे लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं और डिग्री ले रहे हैं वो अपने पास हो रहे हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफाइड लोग कम है, मैं इस बात को मानता हूँ। और इस नहीं बात समझे नहीं। क्या वो जो रेशियो शिक्षा के स्तर का, साक्षर होने का स्तर का बढ़ा, क्या शिक्षा भी लोगों के माइंड में वैसी ही बढ़ती गई? पहले सर मैं एक बात कह रहा हूं, आप साक्षर बताइए सर, मैं आपसे पूछूंगा साक्षर किसे कहते हैं? अच्छा मेरी बात कर रहे हैं, साक्षर के मायने मैं कहना चाहूंगा, जैसे सर ने कहा है कि साक्षरता अब तक की उन्होंने अपने काम में लिखा है, मैं कहना चाहूंगा सर आप साक्षरता करें, साक्षरता किसे, मतलब किसको साक्षर वो होता है जिसे अक्षरों का ज्ञान हो, अपना नाम लिख ले, दूसरे की लिखे हुए शब्दों को पढ़ सके। बड़ा है सर, बड़ा है, मैं कहता हूं हाँ सर बिल्कुल, जिस हिसाब से आप डिफाइन कर रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं तो उसको अभी
मैं ऐसा है नहीं ठीक ठीक बढ़ा है ये मैं मान रहा हूँ। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ मैं रेडी कॉलेज में मेरी ड्यूटी एग्जाम में वहाँ लगी लड़कियों को है। खुद अपने नाम लिखने नहीं आते। वहाँ बहुत काम होंगे, पर बहुत बीए में काम बीए नहीं, मैं बहुत बोलता हूँ एक बात मैं बताता हूँ जो मेरा अनुभव है जो मैं ड्यूटी करता हूँ जो मैं ड्यूटी करता हूँ और मैं देखता हूँ तो उसमें कई बार क्या मैं एक क्लास में था क्लास में करीब 48 होते हैं जब हम 2 टीचर होते हैं तो और ज्यादा होते हैं 60 होते हैं तो हम 3 होते हैं तो 48 स्टूडेंट थे उसमें से। और ये बीए फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ। और ये बात आप कॉलेज में हम लोग जब निकल कर आते हैं तो आपस में झुंझलाए हुए होते हैं। लड़कियों को ऊपर का परफॉर्मर जो कॉपी का परफॉर्मर होता है वो भरना नहीं आता। और एक लड़की ने तो क्या किया कि अपना रोल नंबर भरने के लिए जितने डिजिट दे रखे होते हैं उसमें खाने बने होते हैं ब्लॉक उसमें सबसे पहले 0 लगाया और लास्ट में एक खाना अपने पेन से बढ़ाया और उसमें अपना रोल नंबर लिखा। ये बीए सेकेंड ईयर की लड़की का काम नहीं हो सकता। अगर वो ऐसी है तो मैं कहता हूँ साक्षर नहीं है। सर ये सर हाँ देखो इस बात में कह रहे हो कॉलम बढ़ाया तो उसके रोल नंबर में 0 ऑलरेडी होगा वहाँ नहीं पर। नहीं तो उसने क्या उसने होगा कहा कि जब कोई नंबर डाले तो पहले आगे 0 लगा कर डाले। वो सेकेंड ईयर तक आई और ये ऐसी एक लड़कियां नहीं कई सारी लड़कियां हैं। उसकी कमी है ना नहीं ये हाँ टीचर की कमी ये शिक्षा की दिमाग की कमी है। ये नहीं सही बात है पढ़ा क्या लिखने का ढंग नहीं आया। दूसरी एक और एग्जाम्पल एक और बात बताऊं। अब उसे ये भी नहीं पता कि उसमें खाने को नीचे रंगते हैं खाने को वो खाना रंगू कहाँ क्योंकि उसके नीचे तो खाना ही नहीं थे उसने तो ब्लॉक बढ़ा लिया था। अब एक मिनट तो ये बात जो उसने क्या करा जो पहले वाले खाने थे उसी को रंग दिया। बीए सेकेंड ईयर की लड़की है। और ये बताऊं इस तरीके के ये जितने ये रिकॉर्ड था ऐसे ही उसमें 48 में से जब हम जाते हैं और फर्स्ट ईयर की लड़कियों के साथ तो ऐसा होता है पहली बार कॉपी दिखा कर बताते हैं और ये उसमें 48 में से करीब 25 लड़कियां ऐसी होती हैं जो ये मिस्टेक करती हैं। अब ये बात आती है एक दिन वहां मैम से बात हुई 48 में से कितने 25। अब मुझे समझ में नहीं आता कि शिक्षा का स्तर कहाँ हुआ। एक और बताऊंगा मैं नाम फिर वेबसाइट पर हूँ और ये कहूंगा एक जगह एक बात आई थी एक 5वीं क्लास के बच्चे से मिड डे मील दिया मतलब जा रहा था वो छात्रवृत्ति बढ़ रही थी मिड डे मील नहीं छात्रवृत्ति बढ़ रही थी तो वो साइन करा कर देते थे पहले अब तो खैर वो अकाउंट में आने लगा और शायद इसीलिए कर दिया क्योंकि इन लोगों को अपनी गलतियां पता ना चले शायद। उसने क्या किया कि साइन करा के देते थे 5वीं क्लास का बच्चा अंगूठा लगाने को तैयार था साइन नहीं कर पा रहा था। अब बताओ साक्षर कहाँ है। सर मैं बता दूं ये सर अशुद्धि में आता है सर। हाँ यही सर मेरी बात सुनिए मैंने क्या कहा था कि प्योर कोई चीज नहीं होती अशुद्धियां होती हैं सब में। अब आप मान लीजिए इसमें कितने आप महिला डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं कितने स्टूडेंट होंगे इसमें। मैंने 48 में से 25 बताए। कितने सर एक जनरल बात बता रहा हूँ। देखो मेरी सुनो सब लोग ध्यान से जो आपने बताया ना कि वो कॉलम वगैरह नहीं भर पाया। देखिए होता क्या है जैसे बीए फर्स्ट ईयर की हम बात करें कोई स्टूडेंट होगा नहीं भर पाया तो हो सकता है वो नहीं सोच समझ पा रही हो वो लड़की। अच्छा दूसरी बात एक वो चीज अलग हो गई। नहीं एक बात और जस्ट मिनट एक बात और समझने एक बात इसी पर एक बात और कहूंगा सुन लो एक बात सुन लो। भर चुकी है नहीं भर चुकी है फर्स्ट ईयर पहली बात फर्स्ट ईयर में वो भर चुकी है पहली बात तो। और फिर दूसरी बात ये कि ये तो मैंने एक एग्जांपल कॉलम भरने का दिया नाम लिखने में गलतियां करती हैं। खुद के नाम की स्पेलिंग नहीं आती लड़कियों को। नहीं नाम लिखने में गलती करती है वो मैं मानता हाँ, हूं लेकिन मैं जो आपने नाम कहा लिखने वाली बात पे एक और बात बताना चाहूंगी। स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स बहुत जगह टीचर्स ऐसे हैं मतलब मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन मेरे भाई अपनी मतलब इतना कॉमन सेंस नहीं है टीचर्स में नहीं है जो वो एजुकेटेड है जो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं उनमें खुद इतनी कर लेंगे जो उनके पापा का नाम है वही स्टूडेंट का नाम लिख रहे हैं। हाँ और इस गलती की वजह से बहुत सारे मिस्टर अरविंद कुमार मैं ये बताऊं हम इसी पर डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो 74% साक्षरता है क्या शुद्ध भी पहुंची है या नहीं यही हमारा डिस्कस का विषय है।
प्योर चीज किसी को नहीं कह सकते, प्रत्येक चीज में अशुद्धता होती है। अशुद्धता कितने परसेंट? लेकिन अशुद्धता उसको प्योर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं उस बात को? क्या हम ये सारी गलतियां बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तब तो ये सेटिस्फाई है, अगर हम ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर सेटिस्फाई नहीं है। सर देखिए, बर्दाश्त गलत बात तो बर्दाश्त कर ही नहीं जाएगी, पहली बात। नहीं, अगर ये बातों को जैसे गले उतर सकती है कि चलो गलतियां होती है, अशुद्धि तब तो मान सकते हैं। नहीं, जैसे मैंने बताया ना, कभी-कभी क्या होता है सर, स्टूडेंट जब एग्जाम करता है, तांबा को शुद्ध कहा जाता है कि तांबे में सर बताएंगे तांबे में अशुद्धि हो, शिक्षा का स्तर बहुत खराब हो चुका है। खराब बहुत नहीं कर सकते। देखिए 74 में 1% नहीं होता है। प्रैक्टिकल होता है तो घर पे पढ़ के नहीं जाता है, क्योंकि उसे पता होता है मैं 100 रुपए टीचर को हाथ में कितने लोग हैं ऐसे? 100 रुपए कितने लोग अधिकांश लोग सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर टीचर लोग मेरी बात सुनिए, आपने अपने जीवन में कितने लोगों को देखा है? कितने लोगों का ऐसा परीक्षण किया है? 50%। अच्छा 74 जितनी जनसंख्या है, साक्षरता वो केवल कागज तकसीम में देखा। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। इसका मतलब सर आपने अच्छी क्वालिटी देखी नहीं, आप रामपुर तक में है। क्वालिटी देखी होगी, आप रामपुर में नहीं हो सकता। हमारी सुन रही है। आप कह रहे हैं ना 99% सही हो जाता है तांबा, शुद्ध शुद्ध माना जाता है, शुद्ध माना आज ही देख लीजिए भाई, बंदे ने जजमेंट हाँ, आपके हिसाब से 99% सही हो जाता है सोना, तांबा जो भी है तो हाँ, शुद्ध करने में। तो यानी 74 जो है वो 70% तो ठीक होनी चाहिए थी ना, वो भी अगर 99% इस बात पर 74% में 70% सही निकल के आने चाहिए। 70 है। देखिए अब भी शुद्ध नहीं है। हमारी बात सुनिए, पूरे हमारे भारत की 122 करोड़ है लगभग सर, 22 करोड़ है। इसमें से हम 30% निकालते हैं, 84 करोड़ बनते हैं। मेरी बात सुनिए, लगभग 84 करोड़ है। उसमें से आप 1% भी लगाएंगे तो कुछ करोड़ों में आती है। आप पूरे रामपुर की आप घूम रही है, कितने लोगों को देखा है आपने? एक मिनट मैं बताता हूँ, ये रामपुर तक नहीं है, ये रामपुर से बाहर है। रामपुर में एक साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है, एक लड़के का रोल नंबर गलत लिखा जाता है, प्रोफेसर उस रोल नंबर पर साइन कराते हैं गलत, और वो लड़का बरेली लेकर जाता है और बरेली का कुलपति भी उसको नहीं सुनता है, उसकी रिश्वत लेता है और दूसरे प्रोफेसर उसका साथ देते हैं कि पैसे दे दे तब तेरा रोल नंबर सही हो जाएगा। जस्ट मिनट, वो रोल नंबर गलत क्यों होता है ये यहाँ से होता है। दूसरी बात, जब बरेली जाता है और ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में बरेली से मार्कशीट बनकर आती है, पिता का नाम गलत होता है, माता का नाम गलत होता है, ठीक कराने जाओ तो वहाँ ठीक नहीं हो पाता। वो लापरवाही में आता है, यदि बात साक्षरता की करेंगे शिक्षकों को बिजनेस घोषित कर देना चाहिए सरकारी विद्यालय। ये पेपर वाला कारण छोड़ दे, पैसे में पास करा दे। बिजनेस हो रहा है, गलत कह रहे हैं, नहीं गलत कह रहे हैं आप। मेरे साथ खुद हो चुका है। जी, क्या मैं बताएं? सिंगल ए लगाती थी और जो मतलब वहाँ की वजह से डबल ए हो गया और वो मुझे चलाना पड़ा। मैंने बोला हाँ, इनके नाम में डबल ए लगता है, वो पहले सिंगल ए चलता था और कॉलेज वालों ने इनका नाम डबल ए से लिखना शुरू किया। हमारा रीजन क्या दिया? मैंने बोला कि ठीक नहीं हो सकता, हो सकता है बरेली की 40 चक्कर लगाओगी बता दो, जब तक तुम्हारी मार्कशीट में डबल ए आपका होगा। आपसे क्वेश्चन मैं खुद गई थी, दूसरे वाले ऐसे पैसे कमाने, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पैसे मांगे गए इसके लिए, सही बात, ठीक कराने के लिए। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं देखिए मानता मेरी, देखिए मुझसे गलतियां होती है सब में। मेरी बात सुनिए, तब तक मेरी मार्कशीट ओरिजिनल आ चुकी थी। देखिए गलती होती है, आपके क्वेश्चन का आंसर अशुद्धि में आती है। देखिए मैं बताता हूँ, गलती मेरी हुई, वो अशुद्धि में आई। मैं गया वहाँ पर, मैंने भी काफी चक्कर लगाए। उसके बाद में उन्होंने एक बात कही थी कि हम आपकी सही कर देंगे, ये कोई बात नहीं है, आप अभी ले जाइएगा। लेकिन आप हाँ हो गई, बिना पैसे बिना पैसे दिए हो गई, बिना पैसे दिए हो गई। गलती
वो गलती मेरी थी। वो गलती मेरी। ट्रुथ बोलेंगे यहाँ बैठ के। वो गलती आपकी हुई होगी, लेकिन अक्सर शिक्षक ऐसी गलती जानबूझ के कर देते हैं। अच्छा, मैं टीचर नहीं, ये आपके साथ हुआ है। ऑफलाइन होगा। जस्ट मिनट, आपका नाम गलत लिखा ही क्यों गया? और जो मैं सही बता ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, आपने गलत नाम लिखा, लेकिन हमसे गलती हुई है। रोल नंबर और नाम अलग अलग टीचर क्यों की दे दिया? रिस्पांसिबिलिटी देखिए मेरी बात सुनिए। मेरी बात रोल सुनिए। नंबर गलत क्यों गया? जो गलत मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं, किया। मैं टीचर अपनी- आज कमेंट क्वेश्चन स्टूडेंट को टीचर बना, स्टूडेंट कॉपी चेक कर ली, सच है तो देखिए इस बार क्या हुआ, मेरे शायद फेल लिखा हुआ है क्वेश्चन नहीं हो गई पूछ पा रहा हूँ थी, तो उसमें ओनली मैं अकेला लड़का था जिसकी ये समस्या आई थी। उससे पहले कोई भी व्यक्ति कॉलेज में नहीं गया। तो क्यों आप हुआ? जब मेरे आप present थे तो कोई क्यों हुआ? इंप्योरिटी है। देखिए मेरे एक की वजह से आप पूरे कॉलेज को बेकार नहीं कह सकते, ना स्टाफ को बेकार नहीं, एक मैं की गलती अपने कॉलेज से में एक की गलती से नहीं बता कह रही थी होगा मैं भी बहुत से लोग हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसा गलती नहीं होती है। देखो वो असंभव। ऑनलाइन था, इस बार ऑनलाइन हुआ है। मेरी बात सुनिए, इस बार ऑनलाइन हुआ है तो गलती हमारी खुद की होती है, पहले भी हुई है मिस्टेक। और आजकल का विद्यार्थी 75% ले आता है और मेरी बात सुनिए, मेरी बात बस एक मिनट, यहाँ बात हो रही थी, मुझे नहीं पता था जैसे आप लोगों को बोलना है। सर, मैं और क्वेश्चन तो पूछना बीच में बोला। चाहता हूँ। बस आप एक बात बताइए। ये कि यहाँ बात हुई थी सिर्फ रामपुर में लोग हैं, केवल उनको ना गिने। बरेली में एक कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज जी हाँ, जी हाँ। वहाँ एक लेडी है, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा फिर से कि वो, नहीं बरेली की है, बरेली की रहने वाली है। वहाँ से उनके वहाँ इंटर कॉलेज में उनका मतलब सर्विस भी लगे, ये समय कर भी रही है। और उनसे मेरी बात हुई, वो हिस्ट्री से एमए है। मैंने उनसे हिस्ट्री के पेपर के बारे में पूछा, नहीं कुछ नहीं पता। ये बरेली का यही रिकॉर्ड कारण है बता- शिक्षा ये बरेली का खराब रिकॉर्ड है। बता रहा हूँ। सर, मैं बरेली का बताना रिकॉर्ड चाहती बता हूँ। रहा हूँ। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई वो। नहीं बता रहा हूँ, जो बताता ना साक्षरता सेटिस्फाई करने वाली केवल रामपुर में होती है, वगैरह में जो गलतियां होती हैं, रामपुर में कम इसका है। reason मैं बताती तो है हूँ। तो रामपुर से वो। नहीं होती है, नहीं, काम करने दे। मैं नहीं, reason नहीं, बताती नहीं, हूँ। मैं reason बताती हूँ। देखिए, सर, इसका reason थोड़ा ये है, मध्य से भटक teacher रहे हैं। को खुद आप नहीं थोड़ा पता, सही student करिए। से कर कराते हैं। मैं नहीं मेरा मतलब जो है वही वाली बात। मैं क्वेश्चन कि पूछना शिक्षा चाहता तो हो रही हूँ, आकांक्षा जी है, से। मेरा कहने का मतलब शिक्षा तो हो रही है, बट स्तर नहीं है। वो उस स्तर तक जैसे कि मान लो हम उसको रा का डंडा माँ राम पढ़ना सिखा रहे हैं, हम उससे 5वां पास करके भेजना भी साक्षर हो गया, क्या वो साक्षर होकर जा रहा है? नहीं, हमने बीए तो किसी बंदे की कॉमर्स साइड में 80% आती है 12th में, हाँ। लेकिन जब उससे पूछ लिया जाए उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। 80% कहाँ से आ गए? तो वो स्टूडेंट की आप लोग से 80% क्यों दिए? क्यों दिए? कहाँ से आ गए? अरे मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात मेरी सुनिए। बात अच्छा सुनिए। आप बात नंबर कहाँ से सुनिए, आ आप गए? साक्षरता में साक्षरता और संस्कार दोनों को मिलाना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं, साक्षरता में संस्कारों को इंक्लूड क्यों? करना चाह रहे संस्कार हैं? संस्कार से मतलब ये है उसकी सूझबूझ इस तरह से। नहीं, मेरे- ये तो एक दिमाग मिनट, बच्चे अच्छा, का मुझे- डेवलप टीचर ही करेगा मुझे ना। सही टीचर बात ही है। करता है, वकील का टीचर का काम होता है। चलो छोटे अच्छा, बच्चों होता की है। माँ से आती है। यहाँ- देखिए खुद को मेंटली मैं आपसे क्वेश्चन मेंटली पूछ रहा हूँ। बचपन से नहीं, होता है। वो बात सही है। आपको गलत नहीं कह सकते, नहीं, नहीं, उसको बचपन से होता है। कोई बच्चे पढ़ना है, माँ गलत सिखाएगी तो बच्चा गलत ही सीखेगा। उन्हें शिक्षा माँ से मिल रही है, और ऐसे गुरु का सवाल है। आज सर मैं ये नहीं, बात बताना अरे, चाहूंगी। जो बात है, चलो संस्कार अलग हो। मतलब इंसान बीए फर्स्ट डिवीजन पास, सबको सरस्वती विद्या उससे में पूछा गया कि बीए की फुल फॉर्म क्या है, उसे ये नहीं पता कि बीए की फुल फॉर्म ये तो मेरे साथ भी खैर हुआ था। कैसे बीएड की बस- फर्स्ट क्लास थी, बीएड की फर्स्ट क्लास हमारे इंटरव्यू देने आई थी, वो टीचर थी, तो मैं तो बड़ा अचीव में हुआ कि हम सब लोग बैठे थे, मुझसे बड़े तगड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। वो प्रिंसिपल साहब वो थोड़े से होते हैं, उन्होंने अचानक पूछ लिया बीएड की फुल फॉर्म क्या है। ये नहीं मुझे पता लगा, यार, बहुत से कैसा सा क्वेश्चन पूछा यार, ये बिल्कुल वाहियात, हम लोग इतने अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मगर नहीं बता लेकिन पाते हैं लोग। आज ये हुआ जी। कि वो फर्स्ट क्लास बीएड होने के बाद उसकी फुल फॉर्म नहीं बता बताइए। नहीं बता अब पाते। ये बात बिल्कुल बहुत सही, अच्छी बात है। ये बात मैंने भी देखी है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं बता पा क्योंकि रहा। वो केवल मार्कशीट तक सीमित है, हमें- शिक्षा नहीं है, वो मार्कशीट पेपर है उनके पर पास। सीमित हो रही है। हाँ, चलिए, मार्कशीट मैं मान तो रहा हूँ। देखिए, देखिए, मैं आपको बात सुनूं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये सवाल हमसे आज तक बताइए, पूछा नहीं गया। बताइए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता है क्या? अरे जब तक फुल फॉर्म नहीं पता, सर, सर। फुल फॉर्म से क्या होता है? एक वो बीएड वालों को नहीं पढ़ाएगा, इंटर वालों को पढ़ाएगा, अरे गलत। इंटर वालों को पढ़ाएगा। एक मिनट, एक व्यक्ति घर में रहा हो, घर का एड्रेस नहीं मालूम है। फिर एक बात
बोलूं, फुल फॉर्म से कुछ नहीं होता है। वो लड़की हो सकता है फर्स्ट क्लास बीएड थी, उसे सर्विस भी मिल जाएगी इस बेस पर, और वो सर्विस, क्योंकि फुल फॉर्म से कुछ नहीं होता, हम उसे सर्विस देते हैं। जस्ट मिनट, हम उसे सर्विस दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दूसरों को पढ़ाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल उसका प्रमोशन होगा और वो बीएड से, यहाँ वो बीटीसी में थी, विशिष्ट बीटीसी करेगी, सरकारी स्कूल में लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बीएड की जरूरत नहीं है फुल फॉर्म की। ठीक, उसके बाद वो बीटीसी की हेड होगी और डाइट में पहुंचेगी, और डाइट में पहुंचने के बाद, ये बता रहे हो आखिरी स्तर पर, वो डाइट में पहुंचेगी नहीं, जब हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो वो पढ़ेगी नहीं दोबारा, और फिर वो डाइट में जाएगी। जो दूसरे बीएड वाले आएंगे उन्हें भी नहीं बताएगी कि बीएड की फुल फॉर्म। हो सकता है 100 में से 20 स्टूडेंट को नहीं पता बीएड की फुल फॉर्म, लेकिन जो 80 लोगों को पता है उसके लिए ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं, कह रहे हो कितने लोग हैं, ये पूछना चाह रहे हो ना, कितने लोग हैं? आंकड़े निकालिए। हमारे जरा गांव में जाके शिक्षा मित्रों को देखिए, छोटी की और बड़ी की मात्रा का ज्ञान है, और कहते हैं हमें जॉब दो, खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन पहले ये देखिए किस काबिल है आप, मजा बताइए। शिक्षा तभी तो शिक्षा मित्रों को निकालेंगे, हाई कोर्ट ने निकाला, लेकिन उनको दोबारा कर दिया। अच्छा, एक बात है, एक मिनट होगी अपनी सुधर गई, पीड़ित तो सामने जो आप बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स फंडा है, वो जो भी अरे बात ये नहीं है कि पॉलिटिक्स फंडा जो भी आया, बात ये हुई कि वो शिक्षा मित्र को छोटी की बड़ी की मात्रा का ज्ञान क्यों नहीं था। वो ऐसा ये मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि जब हमने उसे 5 में से पढ़ाकर भेजा, शिक्षा देंगे वो। तो हमने सिर्फ ये देखा कि उसने 5वें में जुलाई में एडमिशन लेने आया था और मई में हमें उसे पास करके भेजना है। ये यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है। पढ़े या नहीं देखिए सर, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये केवल भारत का ही हाल नहीं है, और भी जो आज डेवलप कंट्री है, मेरी सुनो, जो आज डेवलप कंट्री हम देखते हैं, ऐसा नहीं वहाँ भी सब कुछ सिस्टमैटिक होता है, वहाँ सिस्टमैटिक होता है। एक बात सुनिए, वहाँ भी इस तरह सुधार किए गए जो आज स्थिति में है, हम लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो ऐसी यहाँ पर भी सुधार की गुंजाइश करी जा रही है। जो पीछे हुआ बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, ठीक है, आप बता रहे हैं पहले सुने, बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, उसको सुधारा जा रहा है। क्या सुधारा जा रहा है, वो सब अभी जो है चल रहा है प्रोसेस, जिससे आगे गलतियां ना हो इन फ्यूचर, कि वो साक्षरता बढ़ती चली जाए, और जो है क्वालिफाइड बंदे ना आए, उसके लिए तो 76 में पहुंचने का एक बात बताऊं, जैसे अभी पहले डिग्री कॉलेज में क्या होता था, प्रोफेसर बहुत आसानी से बन जाया करते थे, पता होगा शायद सब लोगों को, सर ने मुझे बताया है, सही बताऊं तो बोलो। नहीं मैं सर बोल देता हूं, ये शिक्षा आपको मिली क्योंकि यहाँ जरूर है पता। तो उसमें क्या होता था, पीएचडी कर कर अलग जाया करते थे। अब क्या करा भाई, भारत में पैसा चलता ही 3-3 लाख रुपए दिए, पीएचडी करे लग गए। अब सरकार की आंखें खुली, भाई पढ़ाई लिखाई तो बहुत गड़बड़ चल रही है, कोई शोध नहीं हो रहा है, ये वो, अब क्या करा जाए। तो उसके लिए नेट एक एग्जाम होता है, वो इसमें एंट्री करेगी, भाई नेट क्वालिफाई करके आएंगे, तब तक आप तब बनेंगे प्रोफेसर, अदरवाइज नहीं बनेंगे। आप पीएचडी करें, शोध करें। तो देखिए ये नया एक्सपेरिमेंट किया गया, जिससे इसमें काफी हद तक सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं हुआ है। और ये ऐसी जब कोई चीज लॉन्च की जाती है तो उसके बाद हमें पता चलता है इसमें खामियां क्या हैं। आप एकदम से खामी नहीं पता, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम शुरू करें उसके बाद हमें पता चलता है। साक्षरता की बात रही, साक्षरता खूब बड़ी, जम के बड़ी, 74% पहुंच चुकी है आज तक। बहुत उसमें खामियां हैं, मैं मानता हूँ खामियां, लेकिन पूरी तरह से खामी नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, ठीक है, उनमें पहले भी गुंजाइश की गई, इसमें एक्सपेरिमेंट किया, अब भी किया जा रहा है, और अब बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन पहले बहुत इसमें जागरूकता की कमी थी, जो आज हम लोग भुगत रहे हैं कि छोटी की बड़ी की मात्रा नहीं आती। अब जो बात कर रहा हूँ, यहाँ बात शुरुआत से लूंगा, यहाँ कह रहे थे कि खामियां विदेशों में भी हैं और सब जगह होती हैं। जी हाँ, खामियां विदेशों में भी हैं, लेकिन वहां फिर भी इतनी % हम ये देख रहे हैं, वही सेटिस्फेक्शन वाली बात जो मैंने कहा था, क्या वहां की जो गलतियां हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, क्योंकि वहां मोस्टली लोग 74% अगर साक्षरता होती है तो उसमें 70% पढ़े लिखे होते हैं। हमारे यहाँ 74% होती है तो उसमें से 50% पढ़े लिखे नहीं निकलते हैं। दूसरी बात, वहां इसी कारण वहां जुकरबर्ग जैसे लोग निकल आते हैं, हमारे यहाँ कोई भी मार्क जुकरबर्ग जैसा लोग इसीलिए नहीं निकल पाता। दूसरी
दूसरी बात ये कि जो हम बात कर रहे थे, कामयाब हो रहे हैं, बात ठीक है, सुधार कर रहे हैं। बात यहाँ जो हमारा मुद्दा था वो यही कि क्या 74% जो बढ़ रही है, जैसे जैसे हम शिक्षा को बढ़ा तो रहे हैं कागजों पर बढ़ रही है, क्या उसी स्पीड से लोगों का माइंड क्या डेवलप हो रहा है? लोगों के माइंड में अभी भी संकीर्णता भरी हुई है। सर, यूरोपियन कंट्री में अभी भी मतलब पुतिन वगैरह जैसे लोग संकीर्ण लोग नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में यही देखा जाता है, शिवलिंग का रंग लाल हो रहा है या नीला हो रहा है, कुरान से 3 सफ़ा गायब हो गए। ये छोटी छोटी बातें इस बात का सबूत हैं कि हमारे यहाँ कागजों पर तो साक्षरता बढ़ी है, लेकिन लोगों के माइंड में वो साक्षरता नहीं बढ़ी है। अभी भी वो वही नैरो माइंडेड है और नैरो माइंडेड। लेकिन सर, इसको जैसा भी आपने कहा कि सुनो, PhD करके प्रोफेसर बन रहे थे और वो 3 लाख जो भी आपने बताया रिश्वत दे सकते थे, क्या वो नेट्स में नहीं दे सकते? नो, क्यों नहीं दे सकते? नेट में नहीं दे होती सकते। है, देखिए, ऐसे होता है। हर एक्चुअली जगह होता क्या है, देखिए जहाँ करना मेरी चाहो सुनिए, वहाँ हर जगह लेक्चरर में 15-15 लाख रुपए की रिश्वत चल रही मेरी बात है, सुनिए। और आज उसी का कारण है कि हमारे यहाँ इंटर कॉलेजेस में अच्छे लेक्चरर नहीं Qualified रह है। जाते हैं। और दूसरी बात बताऊं, हम क्यों बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी क्रांतियां होती हैं और बड़े बड़े आंदोलन के बाद वहां पर उन गलतियों को सुधार लिया जाता है, वो वहां के टीचर लेक्चरर स्टूडेंट्स को जागरूक कर देते हैं। हमारे यहाँ का लेक्चरर क्लास में लेक्चर देने के ही काबिल नहीं होता, क्रांति तो क्या खाक लेकर आएगा। देखिए अब इस सहमत है सबकी बात से। क्रांति जब आती है तो 2-3 सब्जेक्ट, अभी भी बदलूं, 2-3 सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ठीक, और फिजिक्स, फिलॉसफी, ये वो प्रोफेसर होते हैं जो आते हैं। लेकिन अब बहुत ही दिल घायल होता है ये सोचते हुए कि हमारे यहाँ जब हाई स्कूल में बच्चा होता है तो पेरेंट्स और उसका ट्यूटर जिस कोचिंग में जाता है वो, हमारे स्कूल वाले एसएस को तो वाहियात सब्जेक्ट समझते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को ही मेन सब्जेक्ट समझते हैं, बहुत सारे लोग जबकि सभी कहते हैं। देश के सामाजिक गतिविधियों को उत्थान लाने का काम समाज शास्त्र या इतिहास और अर्थशास्त्र यानी कि सामाजिक विज्ञान करता है। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए इसके लिए एक बार ताली बजाऊंगा कि वो लोग ड्राइंग और एक्टिविटीज एसएस को भी उतना ही प्रोफेंस देते हैं, उनके वहां भी वैसे ही प्रोजेक्ट बनते हैं जैसे कि फिजिक्स के बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम में ऐसा नहीं होता। जब आप किताब लेकर बैठे होगे, कोई भी स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट हो, जब हिंदी की लेकर बैठते हो तो जब मैंने देखा है हमारे यहाँ दशहरे पे एक पूजन होता है और पूजन में किताबों का पूजन होता है, माँ बच्चे से कहती है मैथ्स वाली किताब लेकर आ, क्योंकि उनका मानना है कि मैथ्स की किताब का पूजन करेगा तो मैथ्स में अच्छा होगा। वो ये नहीं कहते कि हिंदी में अच्छा हो जा। लेकिन तो ये थोड़ी सी सर आपको एक बात बता दो, इनफैक्ट आप करते आप लोग हो भाई, मैंने कहा ना सर ने मेजोरिटी वाली बात बताई, मेजोरिटी वाली। सर, आपने जैसे बताया 3 सब्जेक्ट, सर आप ये कहना चाहूंगा, आप चाहते क्या सर वो बता दें कि हमारा देश इस तरीके से हो जाए, नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो साक्षरता हमारे यहाँ ऐसा ना हो कि जो तीसरे में एक बार नाम लिखा के जाए तो वो साक्षर भी होकर निकले। अगर साक्षर होकर हम उसे निकाल रहे हैं तो पहले बार ये देख लें कि रा का डंडा माँ राम उसे लिखना आता है या नहीं आता है। क्योंकि मैंने मोस्टली मैं जब अपनी इतने साल के कैरियर निजत में मैंने पढ़ाया है, मैं आप शायद रेशियो पूछ रहे होगे, बहुत ज्यादा है वो रेशियो कि जिसमें मुझे स्टूडेंट्स हिंदी लिखने में, इंग्लिश लिखने में और उसमें बहुत वीक मिलते हैं, पढ़ाई से जुड़े हुए वीक मिलते हैं। और यही कारण है मेरे ख्याल से कि पता नहीं शायद हमारी वेबसाइट भी लोग बहुत कम देख रहे हैं। एक रामपुर की बात कर रहा हूं और दूसरे जगह भी है और दूसरे लोग भी, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए नहीं है। क्योंकि जब उनको रा का डंडा माँ राम पढ़ना सिखाया तो उनको ठीक से नहीं पढ़ाया गया। अब वो एकदम शिक्षा से कैसे जुड़ जाए, वो शिक्षा से नेग्लेक्ट हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। उनका मतलब है कैसे पढ़ा जाए, कैसे हाई स्कूल की डिग्री ली जाए, कैसे इंटर की डिग्री ली जाए, किस तरीके से हम कोई ऐसी डिग्री पकड़े और जॉब पकड़ लें। मेरे पास अभी तक के इतने कैरियर में कोई ऐसे, मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगा, कुछ है भी, लेकिन बहुत ही कम, मेरे ख्याल से 90% स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आए हैं जो सिर्फ इस ख्याल से आते हैं कि सर के पास आऊंगा तो 90% बन जाए।
अच्छी जॉब इस ख्याल से नहीं आते कि सर मुझे वो नॉलेज चाहिए, मुझे वो नॉलेज दीजिए जो रखी हुई है। तो इसका कारण ये है कि बचपन से जहां से उन्हें साक्षर बनाया जा रहा था, वहां से सिर्फ उन्हें तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, पांचवें से छठे में only भेजा जाता था। transferring. और वो आज, पहले एक समय था, मैं जानता हूं 50% थे, लेकिन साक्षरता 50% थी। मैंने देखा है कि वो गांव के पुराने में 5वां को पढ़ाने वाले वो पुराने टीचर इतने, जैसे हम कहते हैं ना, तपे हुए होते थे मैथ्स में कि उनसे अगर भिन्न के सवाल निकलवा पूरी किताब बिना देखे बता देंगे। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि यहीं कहीं जो टीचर नहीं कमजोरी बता रह सकता। जाती है कि टीचर कहीं रह जाता यही कारण है, ऐसा वो शिक्षक आ रहा है जो क्योंकि- वाई पे निबंध नहीं लिख पा रहा है। यही क्योंकि कारण है। ऐसे शिक्षक आ उनको रहे क्या हैं। हुआ, उनको जो पढ़ाने वाले टीचर थे वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे। हमने क्या करा, मैंने देखा है कि पुराने समय में पेरेंट्स कहते थे अगर मेरा बच्चा कमजोर हो तो उसे रोक लेना, इसी क्लास पास में मत करना, पास मत करना। लेकिन अब तो पैसे दे दे अब के वो पास चाहता करवाना है कि चाहे 20,000 रुपए खर्च हो जाए, साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये कारण है, ये कारण है कि जो साक्षरता को कागजों पर तो ला रहा है। मैंने इस बार की देखना, पिछले साल भी इंग्लिश का इंटर का रिजल्ट देखना, लोगों के 70-70, 60-60 नंबर आ जाते हैं। जरा डिक्टेशन बोलूं, मतलब डिग्री तो बीए की है, जरा लेकिन डिक्टेशन knowledge बोलूं, नहीं है बीए की। अगर अभी डिक्टेशन बोल दी तो लिखना मुश्किल हो जाएगा। और इस बात को कह रहा हूं कि आज ही अगर चुनाव हो और चुनाव में मोहर या बटन दबाने की जगह नाम लिखवा लिए जाएं तो नाम भी तो सही देश की आधी जनसंख्या का वोट कैंसिल हो जाएगा। नाम भी लिखना नहीं आएगा। ये है कि हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो फिर 74% लोग अपने नेता का नाम शुद्ध शुद्ध लिखकर आए, तब मैं मानूंगा कि हाँ 74% साक्षरता सेटिस्फाई कर रही है। तो हमें शिक्षा चाहिए नहीं, हमें सर्टिफिकेट लेकिन चाहिए। 50% मैं जानता हूं, और ये शायद सभी लोग जानते हैं, हम बैठे ये भी शायद जानते हैं कि शायद अगर लिखा है वो 74% जो भी साक्षर है, 74% तो है, उसमें से 74 के आधे कितने हो गए, निकालो जरा परसेंटेज, मतलब आधे कितने हो गए, 32% लोग न अपने नेता को जिसको वो चुनेंगे शुद्ध तरीके से नाम नहीं लिख पाएंगे। देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी। आपने एक तरह से बस खैर मैं यहाँ पर यहाँ पर खत्म करता हूँ। और हमारे अगले जो जीडी का सब्जेक्ट है, मैं नेक्स्ट वीक का बोल दूं, क्या महिलाओं को 33% आरक्षण जैसे दिया जा रहा है, क्या महिलाओं को 33% आरक्षण या कोई भी आरक्षण देना उचित है? क्या महिलाओं को आरक्षण देना उचित है?